जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। और आज हम लोग जो है मुख्य सेविका का जो अभ्यास सेट है उसमें ये पहला प्रैक्टिस सेट है, तो इसको हम लोग देखेंगे। और ये इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट है जो है, तो हम 15 प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। ठीक है। और ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ व्याख्या कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। थोड़ा मैं इसको जूम कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिस सेट एक है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसमें शुरुआत करते हैं। तो पहला हमारा दिया हुआ है सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादन किया जाता है। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादन किया जाता है। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा किससे? तो यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त तीनों से, यानी सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादन किससे किया जाता है? कानून से भी किया जाता है, धर्म से भी और समाज के द्वारा। तो देखिए सामाजिक नियंत्रण के अभिकरणों में कानून, समाज, धर्म, ठीक है, प्रथा, राज्य को शामिल किया जाता है। दूसरा हमारा हो जाता है दूसरा हमारा हो जाता है कि किस समाजशास्त्री ने अपना सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत, ठीक है, राजनैतिक कुलीनों के अध्ययन के आधार पर दिया था। तो ये हो जाएंगे E.T. टाइलर। कौन है? E.T. टाइलर। ठीक है। और इसके बाद में अगला जो हमारा हो जाता है वो है कि सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख सिद्धांतों में, ठीक है, कौन एक नहीं है? तो देखिए सामाजिक जो परिवर्तन सिद्धांत है, यहाँ पर थोड़ा हम व्याख्या करेंगे, ध्यान रखिएगा। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों में कौन एक नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं शब्द का जिक्र किया है। तो देखिए पहले तो ये पता कर लेते हैं कि है कौन कौन सा। तो एक तो हमारा जो है सामाजिक परिवर्तन में पहला हमारा हो गया विकासात्मक सिद्धांत। कौन सा हो गया? विकासात्मक सिद्धांत, यानी ये हो गया। और इसी को क्या कहते हैं? इसी को उद्ध विकासीय सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्ध जोड़ दीजिएगा, बाकी विकासीय सिद्धांत। ठीक है। और अगला है चक्रात्मक। कौन सा? चक्रात्मक सिद्धांत। ठीक है, इसको जो है चक्रीय सिद्धांत भी कहते हैं, और इसके साथ साथ में संरचनात्मक या प्रकारात्मक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। तो ये तीनों जो है ये हमारा हो जाएगा। और जो वर्ग समन्वय का सिद्धांत, तो यहाँ नहीं पूछा, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी वर्ग समन्वय का सिद्धांत जो है वो सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख सिद्धांतों में शामिल नहीं है। आगे हमारा है कि घरेलू हिंसा का आशय क्या है। तो देखिए अब यहाँ पर देखें तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। पहले तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो घरेलू हिंसा में जो है हमारा पहला ऑप्शन सही होगा कि महिला एवं बच्चों के साथ स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन संकट, आर्थिक क्षति कारित करना। मतलब महिला हैं, बच्चे हैं, इनके इनके साथ में स्वास्थ्य, ठीक है, सुरक्षा और जीवन संकट संकट और आर्थिक से संबंधित कोई क्षति आपको नहीं पहुंचानी है। ठीक है। और 18 वर्ष से कम आयु के बालक एवं बालिका के मतलब स्वास्थ्य सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। और अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो ये हमारा जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें ऐसी बात कही गई है। ठीक है। अगला हमारा हो जाता है जाति से संबंधित निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं। तो देखिए खान पान पे प्रतिबंध। कौन सा? खान पान पे प्रतिबंध। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। और समानता, तो जात से संबंधित कौन सी विशेषताएं हैं? तो समानता जो है ये नहीं हो सकता, आपसी सहयोग भी नहीं हो सकता, हाँ संस्तरण जरूर हो सकता है। ठीक है, तो हमारा 1 और 4 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं जाति के संबंध में खान पान पर प्रतिबंध एवं उसके संस्तरण जो उनकी जाति की विशेषताओं में से है। ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं कि सैद्धांतिक रूप से गरीबी की माप कितने प्रतिमानों में किया जाता है। जो गरीबी है उसको कितने रूपों में मापा जा सकता है, ये बात पूछा गया है। तो देखिए सैद्धांतिक रूप से जो गरीबी के मापन के लिए 2 प्रतिमान, कितने? ध्यान रखिएगा, 2 प्रतिमानों को जो है प्रयोग किया जाता है। एक होता है हमारा सापेक्षिक। कौन सा होता है? एक हमारा होता है सापेक्षिक, ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो हमारा हो जाता है वो होता है निरपेक्ष। कौन सा होता है? निरपेक्ष। ध्यान रखिएगा, सापेक्षिक और निरपेक्ष, ये 2 प्रकार के जो होते हैं गरीबी का मापन किया जाता है सैद्धांतिक रूप से, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा हो जाता है कि राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना कब की गई थी? तो इसमें जो हमारा हो जाएगा फरवरी सन 2000 में, ध्यान रखिएगा, फरवरी सन 2000 में। ठीक है। अब देखिए फरवरी 2000 में घोषित नई जनसंख्या नीति क्रियान्वयन के लिए फरवरी 2003 में, ठीक है, फरवरी 2003 में राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना की गई थी। मतलब जो इसकी घोषणा हुई थी, इसमें हम माफ़ी चाहेंगे, इस समय घोषणा हुई थी और जो इसकी स्थापना हुई थी वो सन 2003 में हुई थी। तो यहाँ पर देख लीजिएगा एक बार फिर से, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो फरवरी
2003 में राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय जनसंख्या कोष स्थिरता की स्थापना कब हुई थी? फरवरी 2003 में हुई थी, ठीक है। और इसका हमेशा जो पदेन अध्यक्ष होता है, क्या चीज़? पदेन अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री जी होते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो होते हैं इसके उपाध्यक्ष होते हैं, कौन? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। अगला हमारा है कि भारत में जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी है, ठीक है। ये 2011 के जनगणना के अनुसार पूछा गया है। तो देखिए कितना है? 17.7%। कितना है? 17.7%। ये डायरेक्ट फैक्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। ये भी डायरेक्ट फैक्ट है कि राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष तो फरवरी 2003 में, और इसका हमेशा अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जबकि उपाध्यक्ष इसके कौन होते हैं? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के उपाध्यक्ष होते हैं। अगला हमारा है पति द्वारा तलाकशुदा पत्नी को दिया जाने वाला अनुरक्षण भत्ते को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? निर्वाहिका कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वाहिका कहते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगला हमारा है कि लेविरेट, ठीक है। लेविरेट विवाह क्या होता है? तो देखिए लेविरेट विवाह जो हमारा होता है वो बहन की पुत्री के साथ जो विवाह होता है उसको लेविरेट विवाह किया जाता है, ध्यान रखिएगा। लेविरेट विवाह के अंतर्गत मृत व्यक्ति का अविवाहित भाई अपनी भाभी के साथ जो है करने के लिए बाध्य होता है, और या कालीबाई संरचना वाले समाज में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, जहाँ बहुविवाह समानता निषिद्ध होता है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो लेविरेटिव विवाह है ये बहन की पुत्री के साथ विवाह है, इसका यही मतलब होता है, ठीक है। अगला हमारा है मुस्लिम विवाह का स्वरूप इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। मुस्लिम का जो विवाह है उसका कौन सा स्वरूप नहीं है, यही बात पूछा। तो देखिए पहले तो ये जान लेते हैं कि जो मुस्लिम विवाह होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मुस्लिम विवाह जो हमारे होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। कौन कौन सा? निकाह होता है, ठीक है। सबसे पहला निकाह होता है, उसके बाद मुताह। देखिए एक निकाह होता है, फिर मुताह होता है, ठीक है। और उसके बाद में फिर फासिद होता है। क्या होता है? फासिद। और फासिद के बाद में एक हमारा क्या होता है? बातिल। क्या होता है? बातिल होता है, ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन सा हो गया? पहला तो निकाह हो गया, ये जनरली सबको पता है। उसके बाद में मुताह होता है, फासिद होता है और बातिल होता है, ध्यान रखिएगा। ये 4 प्रकार के विवाह होते हैं। निकाह को सही विवाह कहते हैं, यह अस्थायी और प्रकृत होता है, जबकि जो मुताह होता है वो अस्थायी प्रकार का विवाह होता है जो शिया लोगों में प्रचलित है। जबकि कोई मुसलमान 5वीं स्त्री में से किसी मूर्ति पूजक स्त्री से या बिना गवाहों की उपस्थिति के विवाह कर लेता है तो ऐसे विवाह को फासिद विवाह कहा जाता है, और वह विवाह जो शरीयत अधिनियमों के अनुसार न किया गया हो बातिल या अवैध विवाह कहा जाता है, ठीक है। बात ध्यान रखिएगा। तलाक, इजमा, जिहर, खुला, ठीक है, मुबारत, लियान तथा, ठीक है, तलाक के तफवीज मुसलमानों में तलाक के स्वरूप हैं, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा हो जाता है बहिर्विवाह को सर्वाधिक सामान्य नियम है। जो बहिर्विवाह उसका सर्वाधिक सामान्य नियम क्या है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो देख लीजिए जो बहिर्विवाह है इसका जो सर्वाधिक मतलब सामान्य नियम है वो क्या है, तो है अगाम्य वर्जन, ठीक है। क्या है? अज्ञाम्य वर्जन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या है 12वें की। तो प्रत्येक समुदाय अपने सदस्यों पर कुछ विशेष व्यक्तियों से विवाह संबंध स्थापित करने पर प्रतिबंध लगाता है। हिंदू विवाह में संगोत्र या सपिंड विवाह बहिर्विवाह होते हैं, ध्यान रखिएगा। और लगभग सभी समाजों में, ठीक है, निकट भिमगन, ध्यान रखिएगा, ये भी इसको कहा जाता है निकट भिमगन, ठीक है, मतलब सबसे निकट। निषेध संभवतः जो है बहिर्विवाह का सबसे अधिक महत्वपूर्ण नियम है। 13वां जो हमारा हो जाएगा क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह क्या कहलाता है। जो क्रय द्वारा किया जाता है उसको क्या कहते हैं? असुर विवाह कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें वर जो कन्या पक्ष से कुछ वधु मूल्य देकर वधु को प्राप्त करता है, अर्थात दहेज प्रथा की बात की गई है, बहुत सीधी सी बात है। अगला है यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है। जो यौन साम्यवाद है वो परिवार की उत्पत्ति का कारण मानता है। तो इसमें पूछा है कौन मानता है, हेनरी मैन या फिर बेकोफेन या फिर वेस्टमार्क या फिर मॉर्गन। तो इसमें कौन मानता है? मॉर्गन जी। कौन मानते हैं? मॉर्गन, ध्यान रखिएगा। अगला जो हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग नहीं करती है। तो देखिए पहले तो ये जान लेते हैं कि कौन कौन सा करती है। देखिए महिला आयोग से संबंधित मामलों के संबंध में आंकड़ों का संग्रहण, ठीक है,
आंकड़ों का संग्रहण राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य नहीं है। किसका काम नहीं है? ये जो आंकड़ों का संग्रहण है ये काम नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और महिला आयोग का गठन जो है, इसका जो महिला आयोग बना है इसका गठन कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1992 में हुआ था, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार से लड़ने के लिए बनाया गया है। अगला हमारा हो जाता है स्त्रियों तथा कन्याओं पर अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? मतलब जो स्त्री और कन्या है उन पे जो अनैतिक व्यापार हो रहा था उसको रोकने के लिए जो अधिनियम बना था तो वो कब बना था ये पूछा जा रहा है। तो 16 नंबर हमारा जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा 1956। ध्यान रखिएगा, स्त्री तथा कन्याओं पर अनैतिक व्यापार निरोध अधिनियम 1956 में बना था। और इसके अलावा कुछ इसके बारे में और देख लेते हैं। तो देखिए 1956 में पारित किया गया विज्ञापनों में महिलाओं के भद्दे और ठीक है भौड़े प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए महिला अश्लील चित्रण निवारण अधिनियम। जो महिला अश्लील चित्रण निवारण अधिनियम है वो हमारा 1986 में आया था। कब आया था? 1986 में, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद में फिर हमारा आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पर हो जाता है कि भारत ने किस वर्ष में जनसंख्या की समस्या को पहचान तथा परिवार नियोजन के लिए सरकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है अपनाया था, ये बात पूछ रहा है। तो कब अपनाया था? तो इसमें जो हमारा हो जाएगा 17 नंबर का, ये हमारा हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा 1952 में। कब हो जाएगा? 1952 में। आगे हमारा इसी में है कि भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1951 में जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो जनसंख्या नीति की घोषणा कब हुई थी? 1951 में, ठीक है। अगला जो हमारा हो जाएगा अगला है लिंगानुपात विषमता से निर्धारित महिला भूमिका से किसका संबंध नहीं है? तो देखिए इसमें जो 18 का हमारा हो जाएगा ए यानी अध्यापन से। ध्यान रखिएगा, लिंगानुपात विषमता से निर्धारित महिला भूमिका में भोजन पकाना, घर की सफाई करना, स्वेटर बुनाई आदि शामिल है। लेकिन अध्यापन जो है ये इसका संबंध लिंगानुपात विषमता से नहीं बल्कि लिंग समानता से है, ठीक है। अगला है भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है कब से प्रारंभ किया गया था? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से आया था यही आप लोग को बताना है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा 1952 से। कब से? 1952 से, ध्यान रखिएगा। और जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार कल्याण के उद्देश्य से परिवार नियोजन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। कब से? 1992 से। अब देख लीजिए ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अगर बात करें तो कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसमें मुझे नहीं लगता कि मुझे बताना पड़ेगा कब हुआ था। 31 जनवरी 1992 को, ठीक है। कब? 31 जनवरी, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था। और अधिनियम कब का है? तो अधिनियम 1990 का है, ये भी ध्यान रखिएगा। अधिनियम कब का है? 1990 का। अगला हमारा हो जाता है आर्थिक असमानताओं के विनाश के बिना नारीवादी लक्ष्यों को महसूस नहीं किया जा सकता, यह विचार किसका है? ठीक है, मतलब यह विचार किस प्रकार का है यही पूछा जा रहा है कि उदार नारीवाद का है, समाजवादी नारीवाद का है, या कट्टरपंथी नारीवाद का है, या उत्तर आधुनिकतावाद नारीवाद का है। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा सामाजिक। भाई ये सब समाज के लेवल पे है तो सामाजिक, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए, समाजवादी नारीवाद का है। अगला है भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण क्या है? तो भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण क्या होता है? आप सभी लोग को पता है कि भाई रुपया यानी आर्थिक, है ना, क्या? आर्थिक, ठीक है। आगे हमारा हो जाता है निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक असमानता का प्रकार है? तो लैंगिक असमानता का प्रकार क्या हो सकता है? इसमें जो है हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन, यानी इसमें सभी हो जाएंगे। अब देख लेते हैं लैंगिक असमानता के प्रकार। देखिए एक तो ये हो जाएगा, ठीक है, मत्यर्था असमानता, प्रसूतिक असमानता, स्वामित्व असमानता, और इसके साथ साथ विशेष अवसर असमानता, ठीक है, घरेलू असमानता, प्रसूतिक हो गया, मौलिक सुविधा असमानता और व्यावसायिक असमानता। तो कुल 7 प्रकार के हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगला हमारा हो जाता है भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायित्व कारक क्या है? ठीक है, मतलब जो भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि दर हो रही है उसके लिए उत्तरदायी कारक क्या है? तो इसमें अगर हम बात करें तो ये सभी हो जाएंगे, क्योंकि बाल विवाह भी है और विवाह की अनिवार्यता है और पुत्र प्राप्ति के को जो है अधिक महत्व देना, ये तो बहुत खतरनाक है, ठीक है। तो ये इतने प्रकार के हो जाते हैं। इसके अलावा हम अगर देखें तो और कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए एक तो शिक्षा का अभाव, बाल विवाह हो गया, ठीक है, विवाह की अनिवार्यता, पुत्र प्राप्ति, एक से अधिक की महत्ता, गर्म जलवायु एवं पश्चिमी प्रभाव, ठीक है, परिवार नियोजन के साधनों की जानकारी का अभाव और शरणार्थियों का आगमन आदि, ये सब हो सकते हैं। अगला हमारा जो हो जाता है बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या दी है। तो ये किसने दी है, यही बात हमसे पूछा जा रहा है। तो
बाल दुर्व्यवहार जो है सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या किसने दी है? तो गेल्स महोदय ने दी है। किसने? गेल्स ने। ध्यान रखिएगा, क्रिस गेल नहीं, वो जो क्रिकेट खेलते हैं वेस्ट इंडीज़ के, गेल्स महोदय। ठीक है। अगला हमारा हो जाएगा सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग होता है। जो सामाजिक नियंत्रण है उसका प्रयोग होता है, तो देख लेते हैं इसमें हम लोग क्या देखने में जा रहा है। इसमें जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों नियमों एवं कानूनों द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? औपचारिक और अनौपचारिक दोनों नियम के और कानून के द्वारा होता है। ठीक है। अगला हमारा हो जाता है 27 नंबर, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विचार सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? हमारा हो जाएगा उद विकासवादी। कौन सा? उद विकासवादी जो विचार है ये हमारा कैसा है? सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार है। आगे हमारा है, ठीक है, जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत, ध्यान रखिएगा बस इसमें इतना आपको ध्यान रखना है कि जो संदर्भ समूह सिद्धांत है अनुप्रयोग इसका किसने किया था, वो नाम पूछा। तो जो हमारा 28 नंबर है इसमें हम देख लेते हैं। तो पहले तो ये देख लेते हैं ये है क्या। तो देखिए, जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता, ठीक है, का विश्लेषण करने के लिए, ठीक है, M.N. श्रीनिवास। कौन? M.N. श्रीनिवास। ध्यान रखिएगा, इन्होंने ही समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था। पूछा था कि समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किसने किया था, तो किसने किया था? M.N. श्रीनिवास ने। ठीक है। अगला हमारा 29 नंबर है, उद विकास के स्थान पर स्टेजेस ऑफ कल्चर, स्टेजेस ऑफ कल्चर का प्रयोग किसने किया था? तो ये जो है हमारा क्या था, 29 का सी हो जाएगा, E.B. टाइलर ने। किसने किया था? E.B. टाइलर ने। ठीक है। अगला हमारा है डिप्थीरिया के परिणाम होते हैं। अब देखिए, डिप्थीरिया जो है इसका क्या परिणाम होता है, यही पूछ रहा है। तो यह बच्चों में फैलने वाला संक्रामक रोग है, और डिप्थीरिया जो है उत्पन्न करने वाले जीवाणु को जो है, जीवाणु को क्या कहते हैं ये भी पूछा है, तो उनको कहते हैं कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई कहते हैं। यह रोग धीरे धीरे बढ़ता है और डिप्थीरिया के परिणाम स्वरूप गले में भूरी झिल्ली बन जाती है, हृदय एवं गुर्दे को प्रभावित करते हैं। ठीक है। और टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव डालते हैं और लकवा हो जाता है। तो जो हमारा 30 का आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी सभी सही हैं। अगला हमारा है खाएं खाएं खांसी की उद्भवन अवधि 10 दिन होती है और वह इस कारण होता है। ठीक है। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बोर्डेटिल्ला परट्यूसिस के कारण। किसके? बोर्डेटिल्ला परट्यूसिस। ठीक है। तो 31 का हमारा ये हो जाएगा। अच्छा देखिए, खाएं खाएं खांसी की उद्भवन अवधि 10 दिन की होती है, बोर्डेटेल्ला परट्यूसिस। इसे काली खांसी या कुकुर खांसी भी जो है कहते हैं। कुकुर खांसी विशेषकर बच्चों में एक विशेष कीटाणु द्वारा फैलती है। अधिक दिन तक रोग रहने से दुर्बल एवं बच्चे को निमोनिया हो सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। आगे है संस्कृति हमारे सोचने और रहने के ढंगों से दैनिक क्रियाकलापों, साहित्य, धार्मिक तथा मनोरंजन आदि में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? तो इसमें जो हमारा 32 हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। तो कौन है? मैकाइवर तथा पेज। कौन हो जाएगा? मैकाइवर तथा पेज हो जाएंगे। अगला हमारा इसमें हो जाता है किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है, मतलब एक विवाह को ही विवाह का स्वरूप माना है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो इसमें हमारा 33 का जो है सी हो जाएगा, मैकाइवर ने। ठीक है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैकाइवर महोदय ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है। इन्होंने माना है कि एक विवाह अर्थात एक पुरुष का एक स्त्री से विवाह या एक स्त्री का एक पुरुष से विवाह ही सर्वश्रेष्ठ विवाह होता है। ये बात इन्होंने माना है। अगला है बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ था? तो देखिए, इसमें जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 28 सितंबर 1929 को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ था। ठीक है। और उसी में जो लड़कियों की आयु थी वो 14 वर्ष रखा गया था, जो लड़कियों की, ठीक है, आयु, यानी गर्ल की आयु 14 वर्ष थी और बॉयज़ की कितनी थी? तो 18 वर्ष थी। ध्यान रखिएगा। ठीक है। लड़कों के लिए बाद में 21 वर्ष कर दिया गया था और इस प्रायोजक हरविलास शारदा थे। ध्यान रखिएगा, शारदा अधिनियम के तहत ये हुआ था, हरविलास शारदा थे। ठीक है। तो इसमें जो हमारा 34 का आंसर हो जाएगा वो 1929 हो जाएगा। अगला है समाज पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव क्या होता है? तो ये जो लेता है उसको भी पता है और जो देता है उसकी अंतरात्मा से पूछिए। ठीक है। तो इसमें जो हमारा 35 हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऋणग्रस्ता। क्या हो जाता है? ऋणग्रस्ता। क्योंकि जब दहेज लेते हैं या देते हैं
तो जो इसमें ऋणग्रस्तता लिखा हुआ है, तो देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। जो दहेज प्रथा है ये समाज के लिए एक अभिशाप ही है, आप लोग ऐसा मान लीजिए। तो कोशिश करिए कि जो इस वर्तमान युग की पीढ़ी है दहेज पे बहुत जो है फोकस करती है, तो कोशिश करिए कि दहेज वगैरह से दूर रहिए, क्योंकि जब शादी हो जाती है उसके बाद में किसको कितना रिस्पेक्ट मिलता है दहेज के बाद में ये सबको पता है, ठीक है। इसीलिए दहेज वगैरह कभी कहना नहीं चाहिए कि कितना चाहिए कितना नहीं। और जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं वो भी लोभ में जो है फंस जाते हैं और ले लेते हैं, लेकिन दहेज कोई अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि जो एक पिता होता है वो जब अपनी लड़की का हाथ जो है देता है तो उसके बाद में वो कहीं ना कहीं से पैसे इकट्ठे रखता है, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट मांगने पर किसी के पास में रखा नहीं होता है, तो वही कारण हो जाती है ऋणग्रस्तता, कहीं ना कहीं से लेना, ठीक है। अगला है सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा अल्बर्ट बंडूरा से। किससे? अल्बर्ट बंडूरा से, ठीक है। सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी ये किससे संबंधित है? अल्बर्ट बंडूरा से। सामाजिक अधिगम सिद्धांतवादी थे ये भी बात ध्यान रखना है। और तो अल्बर्ट बंडूरा के बारे में इतना ही। आगे हम इसी में देख लेते हैं, एक परिवार में सहोदर यानी भाई बहन, सहोदर का मतलब क्या होता है? भाई बहन सम्मिलित होते हैं जो अपने परिवार के संसाधनों एवं कार्य को साझा करने के लिए जोड़ते हैं। तो देखिए 37 का जो हमारा ये हो जाएगा विस्तृत परिवार। क्या हो जाएगा? विस्तृत परिवार, ठीक है। एक विस्तृत परिवार में सहोदर भाई बहन सम्मिलित होते हैं जो अपने परिवार के संसाधनों एवं कार्य को साझा करने के लिए जोड़ते हैं। अगला जो हमारा हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कृमि या हाथी पाँव का कारण है? यही हमसे पूछ लिया है। तो देखिए 38 का जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। फाइलेरियम वर्म्स, ठीक है। कौन सा? फाइलेरियम वर्म्स। अच्छा ये किससे होता है? तो देखिए ये होता है बुचेरिया बैंकोफ्रेटाई या बुचेरिया मेलाई, इनसे होता है। और इसमें जो होता है तो क्या होता है? तो इसमें देखिए पढ़ देता हूँ। ऐसे फाइलेरियाई कृमि जिनके कारण अंगों में प्रायः, ठीक है, अर्धपाद की लसिका वाहिकाएँ यानी लिम्फेटिक वेसल्स धीरे धीरे बढ़ने वाले दीर्घकालिक स्रोत हो जाते हैं। और ये जो है क्या होते हैं? इन कृमि इन अंगों में कई वर्षों तक रहते हैं। यह रोग हस्तिपाद यानी हाथी पाँव या सलीपाद यानी एलिफेंटिस फाइलेरियाई अथवा फाइलोरोसिस कहलाता है, ठीक है। रोगवाहक इसका जो होता है वो मादा मच्छर यानी क्यूलेक्स जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो रोगजनक उस व्यक्ति के शरीर पर संचरित हो जाता है। ध्यान रखिएगा इसका वाहक क्या है? तो इसका वाहक क्या है? इसका वाहक मादा मच्छर क्यूलेक्स है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। मादा मच्छर क्यूलेक्स है। आगे हम लोग देख लेते हैं, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस द्वारा वाहन होता है। तो किसके द्वारा जीका वायरस का वाहन होता है? तो 39 का हमारा हो जाएगा ए, ठीक है, मच्छर के द्वारा। ये भी बात ध्यान रखना है। अच्छा कौन सा मच्छर है वो भी देख लेते हैं। तो इसका जो है एडीज मच्छर है। ध्यान रखिएगा कौन सा मच्छर है? एडीज, ठीक है, ये एडीज मच्छर है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगला है काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? तो देख लेते हैं। इसमें भी हमारा 40 का जो है वो जो इसमें हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा अधोमुखी युग्मक विखंडन। अब देख लेते हैं, काला ज्वार या काला जार, ठीक है, ये लीशमैनियासिस का सबसे गंभीर माना जाता है। लीशमैनियासिस डोनोवानी नामक परजीवी के काटने से होता है जिसकी उत्पत्ति अधोमुखी युग्मक विखंडन से होती है। काला जार इम्यूनिटी सिस्टम को प्रभावित करता है। किसको? इम्यून सिस्टम को, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगला हमारा है क्विनीन, ठीक है, मलेरिया की एक आम दवा होती है जो प्राप्त की जाती है। तो देखिए किससे प्राप्त की जाती है, यही हमसे पूछा है। तो ये हमारा हो जाएगा 41 का सी यानी कुनैन। और ये कुनैन किससे? कुनैन के छाल से होती है। ध्यान रखिएगा किससे? कुनैन की छाल से होती है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला हमारा है, ठीक है, वैक्यूम एक्सट्रूशन की तुलना में फॉरक्वेस्ट डिलीवरी में किसका खतरा अधिक होता है? ये बात हमसे पूछा गया है। तो इसमें हमारा हो जाएगा चेहरे की सूक्ष्म चोटें। क्या हो जाएगा? चेहरे की सूक्ष्म चोटें। अब देख लेते हैं इसमें क्या होता है। तो देखिए चेहरे की सूक्ष्म चोटें यानी बच्चे के चेहरे की नसों को नुकसान होना या बच्चे के सिर में सूजन होना, हल्का वाह, आई ट्रामा आदि बातों का खतरा अधिक होता है। फिर है, इसमें से क्या आसन्न प्रसव का संकेत है? तो क्या है? तो 43 का हमारा हो जाएगा ए यानी कि लाइटनिंग। क्या है? लाइटनिंग है, ध्यान रखिएगा। यानी कि इम्बेडिंग लेबर महिला के शरीर में विशिष्ट परिवर्तन को दर्शाते हैं। इसका सामान्य संकेत और लक्षण 2 सप्ताह बाद तक तथा नियत तारीख के 3 सप्ताह पहले शुरू हो जाता है। इम्पेंडिंग लेबर के कुछ महत्वपूर्ण संकेत और लक्षण हैं जैसे द बेबी ड्रॉप, ठीक है। अगला है एन इनसिक्रीज्ड
अगला हमारा हो जाता है गर्भपात के प्रकार की पहचान करें जिसमें परिवर्तन उस स्थिति में प्रगति करते हैं जहाँ से गर्भावस्था की निरंतरता असंभव हो जाती है, मतलब जो निरंतरता होती है वो असंभव हो जाती है। तो इसमें हमारा 44 का जो हो जाएगा वो डी, अपरिहार्य गर्भपात। ठीक है, अगला है गर्भावस्था में, ठीक है, पॉलीहाइड्रे मिनआस का प्रभाव जो है तो इसमें पूछा है कि जो पॉलीहाइड्रे मिनास होता है उसमें क्या होता है, तो इसमें 45 का हमारा जो है डी हो जाएगा, यानी कि गर्भनाल को आगे की ओर बढ़ाओ। ठीक है, उसके बाद में माल प्रोटेंशन हो जाता है और प्रसव के बाद जो है रक्त का स्राव, यानी ये सभी जो है हो जाएंगे। अगला हमारा है गर्भ के 8वें माह में, ठीक है, लेटरल फोर्निसेज में बढ़ा हुआ, ठीक है, पल्सेशन क्या कहलाता है, तो पल्सेशन क्या कहलाता है यही बताना है। तो इसमें जो हमारा 46 का ये हो जाएगा आसिएंडर लक्षण। क्या हो जाएगा? आसिएंडर लक्षण। ठीक है, अब देखिए गर्भ के 8वें माह में लेटरल, ठीक है, फोर्निसेज में बढ़ा हुआ, ठीक है, पल्सेशन आसिएंडर का लक्षण बताता है। गर्भावस्था का 8वां महीना में बच्चा प्रेगनेंसी के अंतिम चरण में होता है। इस महीने में बच्चे का शारीरिक जो विकास होता है वो पूरी तरीके से हो चुका होता है, परंतु फेफड़े व मस्तिष्क का विकास, मतलब ध्यान रखिएगा इसमें जो है फेफड़े और मस्तिष्क के विकास पे कार्य चल रहा होता है, बाकी जितने चीज़ होते हैं सबका विकास हो चुका होता है। अगला हमारा होता है गर्भावस्था के दौरान, ठीक है, प्लेसेंटा निम्नलिखित में से किसे छोड़कर अन्य सभी पर कार्य करता है, तो 47 का हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, या भ्रूण को गीला रखकर उसे सूखने से बचाता है। ठीक है, अगला हमारा है पीत ज्वर का टीका क्या है, तो देखिए 48 का जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, 17 डी टीका। अब देखिए पीत ज्वर जो है ये एक संक्रामक और खतरनाक रोग है जो अचानक आरंभ होता है। इसमें ज्वर, वमन, मंदनाड़ी, मूत्र में एल्बुमिन की उपस्थिति, रक्तस्राव या पीलिया के लक्षण होते हैं। इस रोग में जो है सूक्ष्म विषाणु होते हैं। ठीक है, और पीत ज्वर के टीके को 17 डी कहते हैं। इसके एक डोज से पीत ज्वर को रोका जा सकता है। अगला हमारा है, ठीक है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसने दी थी, साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसने दी थी, तो ये जो हमारा हो जाएगा फ्रायड। ठीक है, फ्रायड वियना एक बड़े न्यूरोलॉजिस्ट थे और मनोचिकित्सक भी थे। फ्रायड ने ही साइकोसेक्सुअल एनालिसिस एवं माइंड से संबंधित अनेक प्रकार की थ्योरी तथा मनोरोगियों का उपचार दिया था। तो इसमें हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रायड। ध्यान रखिएगा कौन हो जाएगा, फ्रायड हो जाएगा। अगला है बच्चों में सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम क्या है, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो हमारा 50 का हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी केंद्र में परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर। ठीक है, केंद्र से परिधि की ओर। अगला है पूर्व किशोरावस्था की उम्र क्या है, तो पूर्व किशोरावस्था की उम्र क्या है, इसमें जो पूर्व किशोरावस्था की जो स्थिति होगी वो हमारा 13 वर्ष से 17 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ में अगर किशोरावस्था की बात करें तो वो हमारा हो जाएगा 13-14 वर्ष से। ठीक है, 13 से 14 वर्ष से 21 वर्ष की अवस्था, और 16 से 17 वर्ष की जो अवस्था है वो पूर्व किशोरावस्था कहलाती है, और इसके बाद की अवस्था उत्तरावस्था कहलाती है। विकास की इस अवस्था को स्वर्ण आयु भी कहा जाता है। अगला हमारा जो 52 है वो है किस अवस्था में मस्तिष्क विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है, उत्तर बाल अवस्था में। ध्यान रखिएगा उत्तर बाल अवस्था में। इसके बाद में अगला हमारा है शिशु एवं सामाजिकरण की प्रक्रिया का संबंध होता है, तो शिशु एवं सामाजिक प्रक्रियाकरण का संबंध किससे होता है, यही बात पूछा गया है। तो इसमें जो हमारा 53 है उसका हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा, ए, भिन्न साधनों या संस्थानों से। देख लेते हैं शिशुपालन एवं सामाजिकरण की प्रक्रिया का संबंध विभिन्न संसाधनों या संस्थाओं से होता है, जिसमें प्रमुख प्राकृतिक साधन या संस्थाएं निम्नलिखित हैं। परिवार हो गया, खेल हो गया, समूह, भाषा और जाति। फिर 54 नंबर हमारा है नवजात शिशु में कौन सी इंद्रियां सबसे कम विकसित होती हैं। जब नवजात शिशु होता है उसमें सबसे कम कौन सी इंद्रियां विकसित होती है, तो इसमें जो हमारा हो जाएगा वो सूंघने की क्षमता उसकी सबसे कम विकसित होती है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं 55। तो 55 में हमारा हो जाता है शिशुओं की, ठीक है, ग्रास्पिंग या रूटिंग और शॉकिंग को कहते हैं। ग्रास्पिंग, रूटिंग और शॉकिंग को क्या कहते हैं, तो 55 का हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, क्या लिखा है, एडेप्टिव, ठीक है, रिफ्लेक्स, एडेप्टिव रिफ्लेक्स। अगला है मस्तकोद्मुखी विकास का अर्थ विकास होता है, तो इसमें जो हमारा 56 का हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सिर से पैर की ओर। किससे, सिर से पैर की ओर। ठीक है, अगला हमारा है वृद्धि के दौरान बच्चे के किस
वृद्धि के दौरान बच्चे को किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, तो किसकी होती है, तो इसमें हमारा हो जाएगा, ठीक है, हिस्टाडीन, किसकी, हिस्टाडीन की। अगला होता है जब दूध में यह डाला जाता है तो कैल्शियम में समृद्ध पनीर प्राप्त होता है। तो क्या डाला जाता है कि जो है पनीर प्राप्त हो जाता है, यही बात हमसे पूछा गया है। तो हमारा जो 58 है उसका आंसर क्या होगा, उसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिट्रिक एसिड। अब देखिए पनीर बनाने के लिए दूध को उबालकर इसे थोड़ा ठंडा करके नींबू या सिट्रिक अम्ल डाला जाता है, ठीक है, जिससे दूध से प्रोटीन में कैसीन, जो कैसीन होता है वो अलग हो जाता है और इस कैसीन को किसी सफ़ेद मलमल के कपड़े से छानकर अलग कर लिया जाता है। पनीर बनाने हेतु वज़न डालकर दबाया जाता है जिससे कैसीन थक्के के रूप में जम जाती है। जब कैसीन को केवल कपड़े में छानकर उसे, ठीक है, उपस्थित पानी को अलग किया जाता है तब बचा भाग ठोस पदार्थ छेना कहलाता है। और दूध फाड़ने हेतु नींबू, साइट्रिक अम्ल, रेनिन एंजाइम या दही का उपयोग किया जाता है। अगला जो हमारा है, निम्न में से कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो 59 का डी हो जाएगा हमारा चाय। कौन सा, चाय। शुद्ध तरल आहार के अंतर्गत फलों का रस, नींबू पानी, दाल इत्यादि आते हैं, लेकिन चाय जो है वो शुद्ध तरल आहार के अंतर्गत नहीं आता है। अगला हमारा है फलों सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी जो है समृद्ध मिश्रण होता है, तो किसमें होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 60 का सी। कौन सा, गोभी और संतरा में, ध्यान रखिएगा गोभी और संतरा में, ठीक है। अगला हमारा है अनाज और दाल के अंकुरण के बारे में क्या सही नहीं है, ध्यान रखिएगा क्या सही नहीं है ये पूछा है, तो क्या सही नहीं है यही हमको बताना है। तो 61 का जो हमारा हो जाएगा सी, पोषण विरोधक अंश का ज़्यादा होना। देखिए अनाज और दालों के अंकुरण से दालों के पौष्टिक तत्व विशेषकर विटामिन B1 और B2, नियासिन तथा विटामिन सी वृद्धि हो जाती है। अंकुरण से कुछ विषाक्त तत्वों की काफ़ी मात्रा में कमी हो जाती है, ठीक है। अंकुरण से कार्बोज की कुछ मात्रा शर्करा में परिवर्तित हो जाती है और पकाने में कम समय लगता है। अगला जो हमारा हो जाता है प्याज काटते वक्त, ठीक है, जो रोना आता है तो वो किसके कारण आता है, तो हो जाएगा सल्फर यौगिक के कारण, किसके, सल्फर यौगिक के कारण, ठीक है। अगला हमारा है स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो इसमें जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा नींबू का रस। क्या हो जाएगा, नींबू का रस। ध्यान रखिएगा स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए नींबू के रस को मिलाया जाता है। खटास की एक निश्चित मात्रा जैम तथा जेली को जमाने के लिए आवश्यक है। खटास के लिए साइट्रिक अम्ल या टार्टेरिक अम्ल भी मिलाई जाती है और साइट्रिक अम्ल ना हो तो नींबू का रस डाला जाता है। खटास जैम जेली, ठीक है, तैयार होने के लगभग 5-6 मिनट पहले मिलाई जाती है। अगला है निम्न में से कौन सी पैकिंग आपूतित पैकिंग का उदाहरण है, ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। कौन सा, डी, यानी कि पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया है। टेट्रा पैक डिब्बा, कागज़ की थैली, दूध की बोतल, प्लास्टिक की थैली या एल्यूमिनियम पण, तो इसमें हमारा ए और सी है, ठीक है, टेट्रा पैक डिब्बा और दूध की बोतल। अगला हमारा 65 है जैम और जेली परीक्षण के लिए चीनी का कितना सांद्रण रख सकते हैं, तो 65 का हमारा क्या हो जाएगा, 65 का ए हो जाएगा 65%। अगला दूध को चिपकाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला समय और तापमान कितना होना चाहिए, तो 66 का जो हमारा हो जाएगा बी 72 सेकंड और 15 सेकंड। कौन सा, 72 सेकंड और 15 सेकंड, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा है गर्भावस्था में महिलाओं द्वारा अपने आहार में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा न लेने पर शिशुओं में कौन सा रोग हो जाता है, तो शिशु में कौन सा रोग हो जाएगा, तो यहाँ पर 67 का बी, यानी कौन सा हो जाएगा, क्रेटेनिज्म। क्या हो जाएगा, क्रेटेनिज्म, ध्यान रखिएगा क्रेटिनिज्म हो जाएगा। अगला हमारा है जब कोई अमिश्रणीय द्रव एक साथ मिश्रित किए जाते हैं तो क्या बनता है, यही हमसे पूछा है, तो क्या बनता है, इमल्सन बनता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगला हमारा है कि बच्चों में जो कल्पनात्मक खेलों का विकास होता है तो वो कब होता है, यही हमसे पूछा है। तो इसमें हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 वर्ष में। कब बनता है, तो 6 वर्ष में, ध्यान रखिएगा कितने वर्ष में, 6 वर्ष में। अगला हमारा है बच्चों में पाए जाने वाले भाषा संबंधी दोष क्या नहीं है, तो बच्चों में पाए जाने वाले भाषा संबंधी दोष क्या नहीं हो सकता है, तो इसमें जो हमारा 70 का है वो डी हो जाएगा धीरे धीरे बोलना। क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बोलना। अगला है 2 वर्षीय बालक के शब्दकोश में अधिक से अधिक कितने शब्द हो सकते हैं, तो इसमें जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 250। कितना, 250। अगला है सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू होता है, तो यह बात सत्य है, असत्य है, या जैसे संबंधित नहीं है या विवादित है, तो जो 72 का हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी, असत्य है। क्या है, असत्य है।
अगला हमारा जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत, ठीक है, प्रसूति के दौरान महिलाओं को अंतरित की जाने वाली नगद धनराशि में निम्नलिखित में से कौन सी दृश्यमान लागत व्यय शामिल है। तो इसमें जो हमारा 73 का हो जाएगा वो हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, औषधि की आपूर्ति। ठीक है। अगला हमारा है बच्चों का टीकाकरण किस केंद्र पर होता है। तो आंगनवाड़ी। कहाँ पर होता है? आंगनवाड़ी पर होता है। और आंगनवाड़ी का जो अर्थ होता है वो होता है आंगन आश्रय। ठीक है। यह भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का एक हिस्सा है। और जो आंगनवाड़ी है यह भारत में ग्रामीण गांव और बच्चों की देखभाल केंद्र है। बच्चों के भूख और कुपोषण से निपटने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के भाग के रूप में 1975 में उन्हें भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। यह केंद्र बाल विकास और वृद्धि में सहायता प्रदान करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आंगनवाड़ी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं अनुपूरक आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, आगे अस्पतालों को भेजना, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा और 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पूर्व विद्यालयी शिक्षा इत्यादि है। अगला जो हमारा हो जाता है बालक का आयु वर्ग जिसमें सोच विचार क्षमता शुरू हो जाती है। मतलब बच्चा जो है किस आयु में, ठीक है, सोचने लगता है, यही बात इसमें पूछा हुआ है। तो 75 का जो हमारा हो जाएगा वो बी, यानी 2.5 से 3 साल में। अगला है क्रियात्मक समन्वय का अर्थ 2 मांसपेशियों का आपसी समन्वय है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो 76 का हमारा हो जाएगा ए, यानी अंगों। किसमें? अंगों में। इसके बाद में फिर 77 हम देख लेते हैं। बालक का अपने पालनकर्ता से संबंध मुख्य निर्धारक माना जाता है। बालक के कब से माना जाता है, यही बात पूछा है। देखिए इसमें हो जाएगा संवेगात्मक या जो है संज्ञानात्मक। ठीक है। क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास। मतलब इसका कहने का क्या है ये हम जान लेते हैं। बालक का अपने पालनकर्ता के संबंध में मुख्य निर्धारक माना जाता है जो बालक संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास से संबंधित है। संज्ञानात्मक विकास में बुद्धि एक ऐसी अनुकूलित प्रक्रिया है जिसमें जैविक परिपक्वता का पारस्परिक जो है प्रभाव तथा वातावरण के साथ की गई अंतःक्रिया दोनों ही सम्मिलित होते हैं। अगला हमारा WHO के अनुसार, जो WHO है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार शिशुओं के भोजन के लिए स्तनपान एकमात्र इष्टतम तरीका है। इसे कब तक किया जाना चाहिए यह बात पूछा गया। ठीक है। तो जो हमारा 78 हो जाएगा उसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, यानी कब? जन्म से 6 माह तक। ठीक है। इसके बाद में अगला है अपरिपक्व शिशु वह कहलाते हैं जिनका वजन इनसे कम होता है। मतलब जो अपरिपक्व शिशु कहलाते हैं उनका वजन कम से कम कितना होना चाहिए। तो देखिए जो हमारा 79 है इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। 2 किलोग्राम से जिनका वजन कम होता है। ठीक है। अगला है गर्भ में आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति किसके द्वारा होता है। तो गर्भ में जो है आहार और ऑक्सीजन इसकी पूर्ति जो है प्लेसेंटा के द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा 80 का सी। इसके बाद में अगला हमारा है गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था क्या है। तो 81 का भी हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो 81 का सी 280 दिन। ठीक है। 280 दिन। इसके बाद में अगला है अंडाणु परिपक्व होते हैं। तो इसमें जो हमारा 83 है तो 83 का क्या हो जाएगा? 83 का जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा 28 दिनों में। ठीक। 28 दिन में अंडाणु परिपक्व होते हैं जबकि लड़कियों का शारीरिक विकास पूर्ण हो जाता है, अर्थात पूर्णतः युवा हो जाती हैं तथा उनके योनि मार्ग में रक्तस्राव प्रारंभ हो जाता है। उसे रजोधर्म या मासिक धर्म कहते हैं। ठीक है। अगला 84 है। इसमें से कौन सी प्रक्रिया भोज्य पदार्थों में जीवाणु को जाने से रोकता है। तो ध्यान रखिएगा 84 का जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है। इरेडिएशन। ठीक है। इरेडिएशन। ठीक है। इरेडिएशन। अगला है किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है कि वह, ठीक है, क्या दर्शाता है वही पूछा है। तो इसमें हो जाएगा कि उसकी लंबाई तथा वजन का सही अनुपात। ठीक है। वजन और लंबाई का सही अनुपात यही पूछता है। अगला जो हमारा है ऊर्जा मापने का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है हमसे पूछा है। तो ऊर्जा मापने का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। तो इसमें जो हमारा 87 हो जाएगा। तो सॉरी 86 का पहले, तो 86 का हमारा हो जाएगा जूल। ऊर्जा मापने का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? जूल है। अगला है कुपोषण मानव शरीर के विभिन्न रक्षा प्रणालियों के विपरीत प्रभाव डालता है। तो इसमें जो हमारा 87 है उसका हो जाएगा डी। ठीक है। कौन डालता है? तो देखिए प्रतिजैविक निर्माण, ठीक है, फाइगोसाइटिक क्रिया और ऊतक अखंडता, यानी ये सभी डालते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे हम देख लेते हैं भोजन के गैर पोषणीय घटक हैं तो कौन है। तो 88 का हमारा कौन सा हो जाएगा? तो 88 का डी हो जाएगा रेसा या रेफेज। ठीक है।
कौन सा हो जाएगा, देखिए रेशा या रेफेज हो जाएगा। 89 हमारा क्या है, वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है। तो 89 का जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है, अस्पष्ट द्रव भोजन। कौन सा, अस्पष्ट द्रव भोजन, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में फिर 90 नंबर जो हमारा है, कौन सा पोषक तत्व तो शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत में मौजूद रहता है। तो इसमें हमारा हो जाएगा जल यानी पानी, ठीक है, वाटर। मैग्नीशियम है तो महत्वपूर्ण है, तो मैग्नीशियम के लिए जो है क्या महत्वपूर्ण है, यही बात हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा हड्डी बनने में, क्या, हड्डी बनने में, ठीक है, मैग्नीशियम हड्डी बनने में महत्वपूर्ण है। कैल्शियम फास्फोरस की बात, मैग्नीशियम भी शरीर में वृद्धि में अहम भूमिका निभाता है। अगला हमारा 92 है, निम्न में से कौन, ठीक है, रोडोप्सिन का घटक है, किसका, रोडोप्सिन का। तो 92 का जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा, विटामिन ए। कौन हो जाएगा, विटामिन ए। अगला है खाद्य पदार्थ में पाया जाने वाला इमल्सी कारक है, जो इमल्सी कारक है वो क्या है, यही बात पूछा जा रहा है। तो 93 का जो हमारा हो जाएगा, ठीक है, 93। का हमारा हो जाएगा सी, ठीक है, क्या हो जाएगा, लेसिथिन, क्या हो जाएगा, लेसिथिन, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में 94 नंबर हमारा क्या है, शरीर में ग्लूकोज संग्रहित होता है तो ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है, ये कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। अगला है प्रोटीन में नाइट्रोजन का परसेंटेज पूछा है, तो प्रोटीन में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 16%। कितना होता है, 16%। अगला है परामर्श का अर्थ क्या होता है, तो परामर्श का अर्थ क्या होता है, तो ये हो जाएगा सलाह लेना या देना, ध्यान रखिएगा, सलाह लेना या देना दोनों होता है, सलाह लेना या देना, ठीक है। परामर्श का अर्थ क्या होता है, सलाह लेना या देना। 97 नंबर, परामर्श की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो देखिए परामर्श की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो इसमें होता है प्रार्थी यानी व्यक्ति को अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए आत्मनिरीक्षण का विकास करना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगला है परामर्श में, ठीक है, परामर्श प्राप्तकर्ता व परामर्शदाता के बीच कैसा संबंध होना चाहिए। तो देखिए इसमें होना चाहिए जो 98 का हो जाएगा ये, यानी मैत्रीपूर्ण, कैसा होना चाहिए, मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। और अगला हमारा हो जाता है राष्ट्रों के मध्य भ्रातृत्व यानी भाईचारे की भावना बढ़ाने के लिए यूनिसेफ किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो 99 का जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है, यानी 1965 में, ध्यान रखिएगा कब दिया गया था, 1965 में। अगला है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के आंकड़ों के अनुसार विश्व में कुल स्वास्थ्य कर्मियों के संरक्षण में होने वाले जन्म की परसेंटेज कितना है, मतलब परसेंटेज पूछा है, तो 82%, ध्यान रखिएगा कितना, 82%। तो इस प्रकार से हमने 100 क्वेश्चन जो है पहले प्रैक्टिस सेट में देखा, और इसमें जो भी त्रुटि होगी बताइएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।